था, इसलिए मेरे टाँके टूट गए हैं और या फिर उसमें या पक गए हैं, बिकॉज गंदी अगर मैं मर जाऊं ना तो कहीं और शादी कर लेना प्लीज, मेरे लिए मत बैठे रहना मेरी यादों में मत बैठे रहना प्लीज। अब मुझे सी सेक्शन करवा दो, मैं अब मर जाऊंगी, मैं डेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और हम भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि आप लोग मेरे प्रेगनेंसी व्लॉग्स को, जो भी मैं व्लॉग्स अभी प्रेगनेंसी और बेबी से रिलेटेड शूट कर रही हूँ, आप उसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो और काफी सारे मैसेज आ रहे हैं अपने और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मेरा जो आज का व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि जब मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके बाद से लेके अभी तक का, कितनी जल्दी मैंने हील किया, कितने स्टिचेस मुझे आए, कितना पेनफुल था, कितनी जल्दी मेरी रिकवरी हुई, क्या क्या डाइट मैंने ली और कितनी जल्दी मैं अपने बैक टू बेसिक घर के कामों में और भी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो पाई। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी डिलीवरी हुई है वो 26 मई को हुई है और सुबह के 4 बजे, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी थी। बट एंड तक, मतलब सुबह के लाइक 3 बजे से 4 बजे तक का जो 1 घंटा था, वो ड्यूरेशन में मैं एकदम थक चुकी थी और मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स के आगे, दीपक के आगे, डॉक्टर्स के आगे, कि प्लीज अब मुझे सी सेक्शन करवा दो, मैं अब मर जाऊंगी, मैं डेड हूँ एकदम। एक टाइम तो ऐसा आया था जब मैं बहुत तेज रो रही थी और मैंने दीपक का हाथ पकड़ के बोला था कि दीपक, अगर मैं मर जाऊं ना तो कहीं और शादी कर लेना प्लीज, मेरे लिए मत बैठे रहना मेरी यादों में मत बैठे रहना। तो सच में बहुत बहुत पेनफुल था वो एक्सपीरियंस। और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी का ही एक्सपीरियंस नहीं, मेरे को मैं मानती हूँ कि सी सेक्शन डिलीवरी भी उतनी ही ज्यादा पेनफुल है। माँ बनना आसान नहीं है, नो डाउट। और तो आइए ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली इस व्लॉग को मैं 2 फेज में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट, बिफोर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी को लेके मेरे क्या एफर्ट्स रहे, क्या मेरी थिंकिंग थी, और आफ्टर डिलीवरी मेरे एक्सपीरियंस मेरा नॉर्मल डिलीवरी के साथ कैसा रहा। तो अगर मैं बिफोर डिलीवरी की बात करूं, तो जिस दिन से मुझे पता लगा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन से मैं बिल्कुल श्योर थी, 100% श्योर थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हूँ। कुछ फीमेल्स होती हैं, ठीक है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो पेन बेयर नहीं करना चाहती है और उनका प्लान होता है कि वो सीधा जाके सी सेक्शन करेंगी। बट मेरा जिस दिन से मुझे पता लगा था मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन से मैं अपने माइंड से प्रिपेयर थी कि मैं अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारे एफर्ट्स मार सकती हूँ, अनटिल अनलेस जब तक मेरा डॉक्टर मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैम आपकी रिपोर्ट्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी आपके और आपके बेबी के लिए रिस्क दे सकती है, तब तक मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए हार नहीं मानूंगी। उसके लिए मैंने काफी सारे योगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर लिए थे। मैं योगा ट्रेनर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे पता था कौन कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी, बिकॉज मैं खुद ही प्री नेटल योगा अपने क्लाइंट्स को करवाती हूँ। तो मुझे पता था कि ये चीजें मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो मैंने वो डे 1 से स्टार्ट कर दी, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर मैं डाइट की बात करूं, तो मैंने खाने में A to Z सब लिया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं ये खाऊंगी तो गर्म हो जाएगा, वो खाऊंगी तो ठंडा हो जाएगा। देखिए, कुछ चीजें होती है लाइक कच्चा पपीता, केले, ये सब नहीं खाना चाहिए, वो तो एक नॉर्मल चीज है, वो हम सभी अवॉइड करते हैं। बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी तो गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। किसी चीज में, इक्का दुक्का चीज में अगर मुझे कंफ्यूजन होती थी तो मैं अपनी गायनी से कंसल्ट कर लेती थी और वो मुझे एडवाइस करती थी कि खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं उसको लेती थी। तो अगर मैं डाइट की बात करूँ तो मैंने डाइट में अच्छी डाइट ली है, कभी ये नहीं सोचा ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। एक्टिवनेस की बात करूं तो मैंने लास्ट डे ऑफ माय डिलीवरी तक मैं अपने पेशेंट देखे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैं लास्ट डे तक एक्टिव थी। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। एक्टिव रह जितने आप एक्टिव रहते हो उतने ही आपकी वॉक होती है। पेल्विक एक्सरसाइजेस का एक ये पार्ट है कि आप ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में भी इन्वॉल्व रहें। उसके बाद अगर मैं बात करूं
तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको मेंटली जो हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपको घबराना नहीं है और आपको अपने दिमाग को समझा लेना है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे बहुत काम करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने अब ये मेरा था जो एक एक्सपीरियंस मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, जो मेरा डिलीवरी से पहले का था, कि मैंने अपने आप को मेंटली फिजिकली और अच्छे से मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। और उस अकॉर्डिंग मैंने अपना हॉस्पिटल भी चूज करा था जो कि नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर करता है। ये चीज आज की डेट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी सारे मैंने केस देखे हैं जिसमें ना मतलब छोटी छोटी रीजन की वजह से कि लेबर बहुत लंबा चल रहा है इसीलिए मदर को सी सेक्शन के लिए ले गए, मदर पेन बियर नहीं कर पा रही इसलिए सी सेक्शन के लिए ले गए, और इस ही डेट पे लोगों को लोग कुंडलियों के हिसाब से भी करवाते हैं, इसी डेट पे बच्चा चाहिए इसलिए सी सेक्शन करवा दिया। गाइस स्टूपिड मत बनो, थोड़ी सी हिम्मत रखो। आई नो मैं अभी बोलते टाइम बहुत बड़ी बड़ी बातें मार रही हूँ कि थोड़ी हिम्मत रखो हिम्मत रखो, मेरा भी एंड टाइम में मतलब एकदम डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई थी। बट अगर आप मेंटली अगर आप 100% चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, तो गाइस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, हो जाएगा। अब बात करते हैं डिलीवरी के बाद का एक्सपीरियंस। तो जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई थी मेरा मीडियोलेटरल कट आया था जिसमें स्टिचेस लगे थे। नो डाउट जब स्टिचेस लग रहे थे मैं पूरे होशो आवाज में थी, मुझे पूरा फील हो रहा था वो निडल अंदर जाते हुए बाहर निकलते हुए स्टिचेस की। पेनफुल था बट उस टाइम पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा मेरी गोद में था, मेरे पेट के ऊपर था, तो मैं वहां थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था मेरा माइंड। तो स्टिचेस की बात करें तो सी सेक्शन में जो स्टिचेस होते हैं वो 7 लेयर में होते हैं, बट हमारे जो वेजाइनल बर्थ के टाइम पे स्टिचेस होते हैं वो 3 लेयर में होते हैं, तो 3 लेयर के साथ हमारे स्टिचेस लगते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरे स्टिचेस लगे थे, मेरी जो साथ में जो मेरे साथ नर्स थी उन्होंने मेरी ड्रेसिंग वगैरह करके वहां पे आइस पैक लगा दिया था, मेरी लोअर साइड जहाँ पे स्टिचेस थे वहां पे आइस पैक रख के देन मुझे कहा था कि यू हैव टू क्लोज योर नी टुगेदर और अभी इनको मूव नहीं करना, बिकॉज आइसिंग से क्या होता है हमारे पेन में थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे लिए खाना आ गया था, ब्रेकफास्ट आ गया था, तो तब मैं मूव नहीं कर रही थी ऑब्वियसली, तो मैं नॉर्मल थी। उसके बाद 1 घंटे बाद 4 बजे मेरी डिलीवरी हुई, 4:30 4:45 तक ये प्रोसीजर चला, स्टिचिंग का, आइसिंग रखा, और 5 साढ़े 5 बजे करीब मेरे लिए ब्रेकफास्ट आया था। और ब्रेकफास्ट करते ही उन्होंने मुझे बोला कि अब आपको वॉक करके वॉशरूम जाना है और आपको यूरिन पास करना है। तो वो मेरे लिए बहुत ही डरावना मतलब एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता कि सी सेक्शन में लोग कहते हैं कि वॉक बहुत ही डिफिकल्ट होती है, आई अंडरस्टैंड शायद वो वाला पेन ज्यादा होता होगा, बट नॉर्मल से ज्यादा कई गुना ज्यादा शायद वो पेन होता होगा। ऑब्वियसली आपका पूरा एक स्किन में कट दे दिया है, एक अननेचुरल प्रोसेस है वो। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल प्रोसेस की मेरी डिलीवरी की, तो मैं इजीली मतलब मुझे 2 नर्सिंग स्टाफ ने पकड़ा और मैं बहुत ही आराम, डर तो देखो मुझे लग रहा था बट मैं बहुत आराम से वॉशरूम गई और वहां पे मैंने यूरिन पास किया। बहुत डर लग रहा था यूरिन पास करते टाइम, बट वेरी फ्रैंक सच बताऊं तो यूरिन पास करते हुए मुझे इनिशियल में एक एक निडल लाइक सेंसेशन लगा बस, और उसके बाद सब कुछ स्मूथ था। डर अपनी जगह था, बस दर्द की बात करूं तो दर्द बिल्कुल नहीं था। उसके बाद मैं खड़ी हुई, बट मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि मुझे ब्लीडिंग बहुत हैवी थी। इवन जब मैं वॉक करके जा रही थी तब भी बहुत सारा ब्लड निकल रहा था, मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। बट सब कुछ प्रोसीजर अच्छे से हो गया, देन मुझे मेरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये था मेरा वो एक हॉस्पिटल एक्सपीरियंस कि मुझे कितना दर्द हुआ कितना नहीं हुआ। स्टिचेस में उस टाइम तो शायद मेरा पेन किलर चल रहा होगा इसलिए दर्द नहीं हुआ, बट जब मैं घर पे आ गई थी, घर पे आके भी मैं एकदम मस्त थी। अगर आपने मेरा होम एंट्री व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं मस्त 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ी हूँ, अच्छे से घर आई हूँ।
बट हुआ ये कि नेक्स्ट डे मेरे बेबी को जॉन्डिस हो गया, जिसकी वजह से हमें 2 दिन मेरे बेटे का फोटोथेरेपी चला। और मुझे ना वो वहीं हॉस्पिटल में रहा, तो मुझे बार बार 2 दिन ना कम से कम दिन में 3-4 बार अप डाउन करना पड़ता था उसको फीड करवाने की वजह से, जिसकी वजह से मेरी जो सीढ़ियाँ चढ़ना, बैठना, गाड़ी में उतरना, वो जो 2 दिन में मेरी जो हालत हुई है ना, उसने मेरे स्टिचेस पे बहुत इफेक्ट डाला। और मुझे अभी भी याद है, थर्ड डे ना मैं रो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा फील आ रहा था इसलिए मेरे टाँके टूट गए हैं और या फिर उसमें या पक गए हैं, बिकॉज गंदी वाली गर्मी का टाइम था, जून स्टार्टिंग था और बहुत गंदी वाली गर्मी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे इतना ज्यादा पेन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे स्टिचेस या तो टूट गए हैं या फिर पक गए हैं, ये दो मुझे कहानी समझ आ रही थी। तो इस पॉइंट पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप ये मत सोचो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बस अब आप तो दौड़ मार सकते हो, नहीं। एटलीस्ट 10 to 15 डेज ना एकदम बेड रेस्ट करो, एकदम बेड रेस्ट, आपको और ज्यादा रिकवर होने में आसानी होगी। उसके बाद ना मैं समझ गई कि मैंने गलती कर दी है 2 दिन, बट मेरे पे कोई चॉइस नहीं थी ना, बच्चे के लिए तो जाना पड़ रहा था मेरे को। तो मैंने 2 दिन ना जो मैंने भागम भाग की थी, फिर मैंने थर्ड डे ना प्रॉपर रेस्ट लिया 5-7 दिन के लिए। मेरी अच्छी किस्मत है कि मेरी जो जेठानी जी है, मेरी भाभी, मैं उन्हें भाभी बोलती हूँ, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पूरी चीजों का ध्यान दिया कि मुझे कब खाना खाना है, मुझे कब रेस्ट करना है। मैंने कोई काम नहीं किया है अपने 1 मंथ तक, मैंने कोई काम नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। उसके बाद अब बात करते हैं कि मुझे मैंने अपने स्टिचेस की कैसे केयर करी। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मुझे बेटाडीन का सॉल्यूशन यूज करने के लिए बोला था। तो मैं दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम, एक बड़े से टब में गर्म पानी करती थी और उसमें 1 ढक्कन 2 ढक्कन बेटाडीन का सॉल्यूशन डालती थी और उसमें ना बैठ जाती थी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, या तो आप चेयर यूज करें लो थोड़ी सी इस चीज के लिए, या फिर मैं जो हमारा इंग्लिश सीट होता है वॉशरूम का, उसमें अपना टब डाल के देन उसमें बैठ जाती थी। तो वो सबसे इजी सॉल्यूशन है। तो आप ध्यान रखें कि ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, जो कि आपके पॉस्चर को पेनफुल, जो आपका पॉस्चर ऐसा ना हो कि आपके स्टिचेस में पेन आए, आपकी बैक में पेन आए। उसके बाद मैं सिड्स बाथ बोलते हैं, जैसे सिड्स बाथ लेने के बाद मैं उसमें ऑइंटमेंट यूज करती थी। तो ये था, इस तरीके से मैं अपने स्टिचेस का ध्यान देती थी। और मैंने इनिशियल के 10 दिन, 7 से 10 दिन मैंने आइस पैक भी लगाया अपने स्टिचेस में, अगर मुझे पेन फील होता था तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और अगर आपको पेन फील हो रहा है तो आप ना उसमें डेफिनेटली आइस पैक लगाओ फॉर 10 to 15 मिनट्स, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। गर्मियों का टाइम था, सड़ी गर्मी थी, मेरा टॉप फ्लोर है, यहाँ पे और ज्यादा गर्मी होती है, तो मैंने ध्यान दिया कि मैं अपना ड्रेस कोड ऐसा रखूं कि मेरे स्टिचेस पे बार बार पसीना ना आए, बार बार मतलब टच ना होए कोई भी क्लोथ। तो मैं हमेशा गाउन वेयर करती थी और मैं ध्यान देती थी कि मैं बहुत ही कॉटन पैंटी यूज करूं। और मुझे इनिशियल के 5 to 7 डेज हैवी ब्लीडिंग हुई थी, तो मैंने मेटर्निटी पैड्स यूज करे थे, बट उसके बाद मेरा फ्लो कम हो गया था, तो मैं नॉर्मल पैड्स यूज करने लगी थी, जो कि मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था। तो मैं मेक श्योर आप कॉटन पैंटीज यूज करो, गाउन पहनो, कि हवा आराम से लगती रहे, जो कि बहुत यूजफुल है आपके स्टिचेस की रिकवरी फास्ट करने में। हाँ, एक चीज आप लेडीज और भी कर सकते हैं कि दिन में एक बार, अगर गर्मियों का टाइम है तो डेफिनेटली ऐसा करो कि दिन में एक बार आप डायरेक्ट हवा उस पे लगने दो। तो इसके लिए आप कुछ भी अपना एक पर्सनल स्पेस लो और वहां पे आराम से लेटो, रेस्ट करो। तो ये बात थी कि मैंने कैसे अपने स्टिचेस का ध्यान रखा आफ्टर माय डिलीवरी। अब बात करते हैं डाइट का, कि क्या क्या चीजें मैंने फॉलो करी आफ्टर डिलीवरी। तो डाइट में देखो, मैंने बिल्कुल भी परहेज उतना ज्यादा नहीं किया जितना ऑब्वियसली सी सेक्शन लेडीज करती हैं। मैंने मेरे को हॉस्पिटल में विद इन 1 आवर ऑफ माई डिलीवरी मुझे अच्छे से साउथ इंडियन मील मिली, बहुत अप्पम और सांबर
दलिया और दूध, ये मेरी विद इन 1 आवर ऑफ माई डिलीवरी मेरी मील थी। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भी प्रॉपर खाना, रोटी चावल दाल दिया जा रहा था। उसके बाद मैंने घर आके भी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने घर आके क्या डाइट फॉलो करी। मैंने सबसे पहले, मैं अर्ली मॉर्निंग ड्राई फ्रूट्स लेती थी। देन मुझे भाभी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। मेरा पोस्टपार्टम बहुत इजी और बहुत स्मूथ करा उन्होंने। उन्होंने पूरा ध्यान दिया कि मुझे क्या क्या डाइट लेनी है, कब लेनी है, कितनी इंटरवल में लेनी है। तो वो सुबह सुबह मैं उठते ही 1 गिलास दूध पीती थी, लड्डू खाती थी। गूंद का लड्डू उन्होंने ही बनाया था, जैसे कि आपने मेरे पहले के व्लॉग में देखा होगा। और उसके बाद मैं क्या करती थी ना, मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेती थी, जिसमें दलिया, दूध वाला या नमकीन वाला दलिया या पोहा। और उसके बाद मैं 11 बजे वाले टाइम पे फ्रूट लेती थी, देन फिर से दूध लेती थी। लंच में मैं एक अच्छा लंच लेती थी, प्रॉपर एक बोल ऑफ कर्ड के साथ, दाल चावल या दाल रोटी या फिर खिचड़ी। उसके बाद 4 बजे फिर मैं एक लड्डू और दूध लेती थी। उसके बाद मैं 6 बजे वाले टाइम पे भी कुछ 2 अंडे खा लिए, 1 गिलास दूध ले लिया। 7-8 में मैं 8 साढ़े 8 बजे मैं डिनर लेती थी। डिनर में भी 5-7 दिन तक मैंने रोटियां नहीं ली थी, मैं दलिया खिचड़ी यही खा रही थी। बट 10 दिन बाद कह सकते हैं कि मैंने रोटी खाना भी स्टार्ट कर दिया। रोटी प्रॉपर चुपड़ी हुई, मतलब घी लगी हुई, और दाल में भी 2-3 चम्मच घी डाला जाता था, खिचड़ी में भी इतना सारा घी डाला जाता था। दूध, भैंस का दूध मैं प्रॉपर लेती थी। तो गाइस, कभी ये मत सोचो कि, मैंने काफी सारे लोगों की एक्सपीरियंस सुने हैं कि हमें ये नहीं खाने दिया, वो नहीं खाने दिया। आप खाओगे नहीं तो आप बच्चे को फीड कैसे करवा पाओगे? तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप एक बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी मील लो, प्रॉपर बैलेंस डाइट लो, जिसमें सारा न्यूट्रिशन आपको मिले। बिकॉज आपके बच्चे के लिए, अभी आपको अपने लिए नहीं खाना, आपको अपने के बच्चे के लिए खाना है। तो जैसे कि मेरे इन लॉज भी, दे आर देसी, तो उन्होंने प्रॉपर ध्यान रखा कि घी खाना है, दूध पीना है, दही खानी है, लस्सी लेनी है, सब लिया मैंने। दिन में मैं लस्सी भी लिया करती थी। तो बिकॉज किट्टू, उठ गए आप? तो डाइट मैंने कुछ इस तरीके से फॉलो करी है। और अगर बात करें कि मैं डिलीवरी के कितने टाइम बाद मैंने घर के काम शुरू कर दिए थे, तो जैसे कि मुझे घर के काम किसी ने करने नहीं दिए, बट मुझे खुद बड़ा ऑकवर्ड फील होता था कि मेरे कपड़े कोई और धो रहा है, मेरे बच्चे के कपड़े कोई और धो रहा है। थोड़ा सा मुझे शर्म सी आती थी कि यार मैं पड़ी हुई हूँ, वो एक ह्यूमन नेचर होता है। तो मैं थोड़ा बहुत, कह सकते हैं कि 7-8 दिन बाद से मैंने अपने बेसिक देखो, बेसिक कपड़े मैं अपने धो लेती थी, बट बच्चे के भाभी मुझे नहीं धोने देती थी, बट मैं चुप चुप आके धो लेती थी। तो बस नहाते टाइम में बस कपड़े धोना ही किया मैंने। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, कोई खाना नहीं बनाया, और कुछ भी नहीं किया मैंने। साफ सफाई है वो, ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे रेस्ट पीरियड में थी, और आपको करना भी नहीं चाहिए। एटलीस्ट आप 1 महीने का तो रेस्ट लो, एटलीस्ट। ठीक है, वैसे तो आपको 2-2.5 महीने का रेस्ट लेना चाहिए, बट 1 महीना तो रेस्ट लो। तो मेरे बेटू का नेमिंग सेरेमनी 27 डेज में हुई थी, तो उसके बाद ही मैंने काम स्टार्ट किया है। और अभी की बात करूं, अभी मेरे बेटे को 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो अभी मेरी सिचुएशन कैसी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो गाइज, अभी ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। स्टिचेस मेरे बिल्कुल हील हो गए हैं। मेरे स्टिचेस ऑलमोस्ट 10 to, नहीं, 15 डेज में मेरे स्टिचेस हील हो गए थे। 15 से 17 दिन में आपके स्टिचेस एकदम हील हो जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि वहां पे कुछ पेन है या कुछ भी है। बट अगर मैं अभी की बात करूं तो कहीं ना कहीं पेल्विक बोन में एक हल्का सा बर्डन आता है अगर मैं बैठती हूँ नीचे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी डिलीवरी चाहे नॉर्मल हुई है, सिजेरियन, तो एटलीस्ट 1.5-2 महीने तक आप पोछा लगाना, हैवी सामान उठाना, ये सब तो बिल्कुल मत करना। और मैं भी कोशिश करती हूँ ऐसी चीजें अभी भी अवॉइड करने की। कभी कभी मेरे साथ ये होता है कि कभी मैंने कुछ हैवी उठा दिया, कभी बैठ के पोछा मार लिया, या फिर एक करवट बहुत देर सो गई, तो जो मेरा ये यूट्रस वाला रीजन है ना, इसमें कहीं ना कहीं फिर से पेन आने लगता है। जैसे कि बोलते हैं कि आपको 3 महीना तो कम से कम चाहिए रिकवरी के लिए।
तो इस तरीके की थी मेरी बिफोर एंड आफ्टर जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फॉर वेजाइनल बर्थ जर्नी, कैसे मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, फिजिकली प्रिपेयर किया, किस तरीके से मैंने अपनी डाइट रखी बाद में भी पहले भी, और किस तरीके से मुझे घर वालों ने, फैमिली वालों ने, फ्रेंड्स ने, सबने सपोर्ट किया। और यही है मेरी जर्नी। और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, और कमेंट में आप भी अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और साथ ही साथ ना मैं ये बात प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो नहीं, बट उनके सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनके फैमिली वाले, उनके फ्रेंड्स, उनको एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्लीज कभी भी एक डिलीवर करी हुई लेडी को, जो मतलब जब वो माँ बन जाती है उसे, या इवन जब वो प्रेगनेंसी फेज में होती है उसे, कभी भी ना रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ कि ये मत खा, वो मत कर, वहां मत जा, यहाँ मत जा। या फिर जब उसकी डिलीवरी हो गई है इवन तब भी कि ये क्यों खाया तूने, इसको खाने की वजह से ये हुआ, ऐसे करेगी तो ये हो जाएगा। प्लीज ये सारी रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। वो भी, उसके अंदर भी इतनी अक्ल है कि वो भी कुछ फालतू नहीं करेगी ऑब्वियसली ना। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा ना मेंटल स्ट्रेस देने लग जाती है। या फिर कभी उसे इस चीज के लिए जज मत करो कि तेरा सी सेक्शन हुआ या तेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, बिकॉज ना वो जो एफर्ट्स, वो जो 2 दिन 3 दिन 1 दिन जो जो लेबर रूम में वो झेल रही होती है ना, वो मतलब स्पेशली आदमी लोग तो बिल्कुल झेल ही नहीं सकते। मतलब वो एक्सपीरियंस जिंदगी में कभी कर ही नहीं सकते। तो बहुत काम रहो, बहुत स्वीट रहो उसके साथ, बिकॉज ये फेज बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर एवरी मॉम। तो गाइस इसी तरीके से हमारे व्लॉग को एंजॉय करो, मजे करो, आप भी एंजॉय करो। अगर आप भी प्रेग्नेंट हो तो मस्त रहो, खुश रहो, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। किटू, सो जाओ सो जाओ सो जाओ।